हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज का हमारा लेक्चर है वेक्टर्स। देखिए, ये जो है फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेक्टर्स में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हमें पता ये चलना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो हमने क्या किया है फिजिक्स में, इन क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक को डिवाइड कर दिया है स्केलर में और एक को डिवाइड कर दिया है वेक्टर में। तो वेक्टर्स जो होता है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे वेक्टर्स। वेक्टर में क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन होगा, वो क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के हम ले सकते हैं, हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। Displacement is a vector quantity. Now force, velocity, acceleration, ठीक है, impulse, torque, etc. ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज जिनके पास या जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर्स कहलाती है। फिर उसके बाद एक क्वांटिटी होता है स्केलर, तो इसमें लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास डायरेक्शंस नहीं होती, तो वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस में कभी भी हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, हम कहते हैं 2 मीटर चले, 3 मीटर चले, 4 मीटर चले। इसी तरह स्पीड, इसी तरह वर्क, चलो ये सब क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, ये सब क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हमने दो क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया है, एक पढ़ा हमने स्केलर और एक पढ़ा हमने वेक्टर। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या होंगी, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या कहलाएंगे, स्केलर्स कहलाएंगे। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, वो क्या कहलाएंगे, वेक्टर कहलाएंगे। तो आज हमें पर्टिकुलर क्या पढ़ना है, वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ वेक्टर्स को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वेक्टर का सबसे पहले हम सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम सीखना चाहते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए कि ए कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी पहचान क्या है, तो हम इस पे क्या कर देंगे, एक एरो लगा देंगे। तो हमें पता चल गया कि अगर किसी भी को अगर हमें वेक्टर बताना है, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर क्या लगा देना है, एक एरो लगा देना है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद और इसको हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें डिफाइन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब कैसे हम डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा।
तो हम क्या करेंगे, देखिए ये, तो ये एरो का जो लेंथ जितना ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने लिख दिया, और रिप्रेजेंट कैसे, जैसे मुझे मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हमने क्या बना दिया, ए वेक्टर, और दोनों साइड हमने क्या ले लिया, मॉड, और इसको सिंपली क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, हमें इसके ऊपर से एरो को हटा देना है, ठीक है। और वेक्टर वाइज बताना है, डायग्राम वाइज बताना है, नोटेशन वाइज बताना है, तो हमें क्या करना है, जितना एरो का लेंथ होगा उतना उसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि एक वेक्टर है जिसका लेंथ है 3 यूनिट्स, और एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 यूनिट्स, तो इसको आप एरो वाइज बना के दिखाएं, तो आप ए को बनाएंगे इतना, और बी को कितना बना देंगे, बी को बना देंगे इतना। देखो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 यूनिट, और इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 4 यूनिट। तो ये तरीका क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वेक्टर बनाने का। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो ये लेंथ बताने का तरीका हो गया, मैग्नीट्यूड बताने का तरीका हो गया, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हो गया। उसके बाद अब हम रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसका हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है, देखिए वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हम बोलते हैं वेक्टर का टेल, और इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर का हेड। तो इसको बोलते हैं वेक्टर का टेल, और इसको हम बोलते हैं वेक्टर का हेड। तो वेक्टर में ये बात हमें बहुत ध्यान देना है कि इसको हम टेल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान बेसिक सी चीजें हैं ये, हम इसमें कन्वेंशन पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि अब आगे इसको हम समझने में आसानी हो सके। ओके, नाउ हम इसके अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो हमें इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं ले जाना है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे मैथमेटिक्स में भी है 12th क्लास में, तो हमें बस उतना पढ़ना है जितना कि हमारे फिजिक्स में काम आ जाए, ठीक है। तो पहला इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर। दूसरा टाइप होता है इसका अनइक्वल वेक्टर। तीसरा टाइप होता है इसका हो गया इसका कंकरेंट वेक्टर, और इसको चौथा टाइप हो गया इसका कोप्लेनर वेक्टर। फिफ्थ टाइप हो गया इसका कोलिनियर वेक्टर, और सिक्स्थ टाइप जो है वो है जीरो वेक्टर, एंड सेवंथ टाइप इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे यूनिट। तो ये सारे हमें टाइप्स को बारी बारी से समझना है। पहला क्या है, इक्वल वेक्टर। दूसरा क्या है, अनइक्वल वेक्टर्स। तीसरा क्या है, कंकरेंट वेक्टर। चौथा है कोप्लेनर वेक्टर। पांचवा है कोलिनियर वेक्टर। सिक्स्थ है जीरो वेक्टर। सेवंथ है यूनिट वेक्टर। चलो बच्चों, फिर हम इसको बारी बारी से एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे दैट इज इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में देखिए क्या होता है, अब जैसे दो वेक्टर हैं, एक ए है और एक वेक्टर बी है, तो अब हमें इन दोनों वेक्टर को इक्वल करना है। तो इसमें हम लिख लेंगे, तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वल वेक्टर। तो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी। तो एक वेक्टर दे रखा है ए 2 मीटर
मान लो ईस्ट में दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है 2 मीटर, ये भी क्या दे रखा है ईस्ट में दे रखा है। अब देखिए दोनों का वैल्यू क्या है 2 मीटर, इसका वैल्यू क्या है 2 मीटर और दोनों की डायरेक्शन क्या है ईस्ट और इसकी डायरेक्शन क्या है ईस्ट। इसका मतलब वेक्टर ए हम बोल सकते हैं किसके बराबर है वेक्टर की बी के बराबर। कंडीशन क्या होगी इक्वल वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम as well as magnitude से। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम उन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे उन वेक्टर्स को हम इक्वल बोलेंगे। अगर दो वेक्टर्स का मान लीजिए एक तो हमने एग्जांपल ये देख लिया, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका कि एक वेक्टर दे रखा है हमें 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और एक वेक्टर बी दे रखा है 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनके डायरेक्शंस क्या हो गए अलग, एक ईस्ट में है और एक क्या है वेस्ट में, तो वेक्टर ए और बी क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे। तो दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और इनकी डायरेक्शंस भी सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करेगा तो हम ऐसा बोल देंगे कि ये क्या होगा ये एक इक्वल वेक्टर्स है दोनों, अदरवाइज ये इक्वल वेक्टर्स नहीं माने जाएंगे। ओके तो अगला टाइप हम इसका देखते हैं। नाउ इक्वल वेक्टर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इसका अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर का तो सिंपल डेफिनेशन ही क्लियर हो गया यहाँ से कि दोनों की डायरेक्शंस क्या हो गई अलग अलग होगी तो क्या हो गए अनइक्वल वेक्टर। तो ये एग्जांपल था किसका अनइक्वल वेक्टर्स का, ठीक है। इसमें हम एक और जो है टाइप पढ़ लेते हैं। जैसे हमें मान लो किसी वेक्टर का लिखना है नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स अगर लिखना है, मान लो एक वेक्टर दे रखा है ए और इसका वैल्यू हमें दे रखा है लेट्स से 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो b बराबर क्या होगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कुछ भी नहीं करना। मान लो ए वेक्टर जैसे हमें पता है ये क्या होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ और ये क्या होता है वेस्ट। तो ए किधर की तरफ है ईस्ट की तरफ है तो बी किधर हो जाएगा इसका उल्टा, तो उल्टा किधर हो जाएगा वेस्ट की तरफ। यानी जो बी का वैल्यू होगा वो -2 मीटर, ठीक है ईस्ट। और लिख सकते हैं इसको बी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। हमने क्या किया माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया तो ईस्ट का क्या हो गया वो वेस्ट हो गया। इसका मतलब अगर ए वेक्टर अगर इधर है ऐसा तो बी वेक्टर कैसा हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ और ये क्या हो जाएगा वेस्ट। ये तो सब ध्यान रखना है, इसको बहुत आसान है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो हमें समझना होगा जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर एक वेक्टर मैंने मान लो लेट से ए बना दिया ऐसा और हमसे बोले कि इसका नेगेटिव बना के दिखाइए, तो कुछ नहीं करना उसी की टेल से उसको उल्टा करके बना देना है। तो वो वेक्टर बी होगा वो किसके बराबर होगा नेगेटिव ऑफ ए के बराबर, क्लियर है। तो देख लेंगे इसको कि ओ से हमने वेक्टर बनाया है ए, इसका नेगेटिव बनाया तो हमने जस्ट क्या कर दिया इसको पीछे की तरफ बना दिया, एरो को चेंज कर दिया तो ये क्या बन गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बन गया, क्लियर है। तो अभी हमने पढ़ा इक्वल वेक्टर, फिर अनइक्वल वेक्टर और फिर क्या हो गया नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स को। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर में क्या होगा देखिए वेक्टर्स ऐसे एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर क्या है
सी है। तीनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, जैसे एक वेक्टर हमें दे रखा हो, वेक्टर है 3 मीटर ईस्ट, एक वेक्टर बी दे रखा है 4 मीटर ईस्ट, और एक वेक्टर सी दे रखा है 5 मीटर ईस्ट। तो देखो सबका डायरेक्शन सेम है, किसी से मैग्नीट्यूड अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएंगे, ए बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर के लिए क्या होता है, और द वेक्टर्स, नाम से ही क्लियर है, कोलिनियर मतलब सेम लाइन को शेयर करें, तो द वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम लाइन, तो वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन में लाई करें वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है कोप्लेनर। नाम से क्लियर है, कोप्लेनर मतलब जिसका प्लेन क्या हो, सेम हो। जिन लोग द वेक्टर्स विच लाई इन द सेम plane are known as coplanar vector। तो ऐसे वेक्टर्स जो क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास प्लेन कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया, z। तो दिस इज x, y and this is z। ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस वाई। देखिए x y z, अब मान लो एक वेक्टर दे रखा हो, जैसे देखिए ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये बाहर का हो गया z एक्सिस। अगर कोई भी वेक्टर, तो ये वाला और ये वाला प्लेन क्या कहलाएगा, ये x है और ये क्या है y, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन। इस तरह इधर z था, जैसे ढक्कन को मैंने लेता हूँ z, देखिए ये z एक्सिस हो गया, तो ये y, ये x, ये क्या हो गया z। तो ये वाला एक्सिस क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन। इसी तरह ये y है और ये क्या है z, तो ये वाला प्लेन क्या हो गया, y z प्लेन। इसी तरह ये x है और ये क्या है z, तो ये वाला प्लेन क्या होगा, x z प्लेन। तो इसका मतलब अगर मान लो कोई भी वेक्टर, ये x, ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है, अगर कोई भी वेक्टर, अगर एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे लाई करेंगे, तो तीनों कौन सा प्लेन को शेयर कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन को शेयर कर रहे हैं। तो हम क्या बोल देंगे कि एक्स वाई प्लेन में तीनों वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो मान लो एक वेक्टर ऐसा है ए, एक वेक्टर बी ऐसा है, और एक वेक्टर सी क्या है ऐसा। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए कॉमा बी एंड सी शेयर द सेम xy plane, hence they called कोप्लेनर। तो ये क्या कहलाएंगे, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। तो कोप्लेनर की कंडीशन होती है कि वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। अगर मान लीजिए अगर ये वेक्टर ए इधर लाई कर रहा है, एक्स वाई में भी इधर लाई कर रहा है एक्स वाई में, अगर सी लाई कर रहा होता इधर, ये कौन सा एक्स और ये क्या है, ये जेड इधर लाई कर रहा होता, तो क्या होता, ए बी तो कोप्लेनर होते हैं, बट सी कोप्लेनर नहीं होता। कोप्लेनर होने के लिए वेक्टर्स का क्या, वो सेम प्लेन में लाई कर दीजिए। तो ये हो गया कोप्लेनर, ये कोप्लेनर पढ़ लिया हमने। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है कंकरेंट वेक्टर। तो कंकरेंट
वेक्टर बिल्कुल सेम है। द वेक्टर्स whose the vectors which act on same point, तो वेक्टर्स जो सेम पॉइंट पे एक्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? कंकरेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया, एक इधर लग रहा है वेक्टर ए, इधर लग रहा है बी, उधर क्या लग रहा है सी, तो ए बी और सी क्या हो जाएंगे? कंकरेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक सेम पॉइंट ओ पे एक्ट कर रहे हैं। तो A, B और C is called concurrent vectors because they act on a same point। ठीक है। उसके बाद कोई इनिशियल वेक्टर हम पढ़ सकते हैं, इसी को हम कोई इनिशियल वेक्टर भी कह सकते हैं। जैसे A, B और C वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कोई इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि इनके इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, तो कोई इनिशियल वेक्टर भी होगा। उसके बाद हमारा है एग्जांपल अगला जीरो वेक्टर का। तो जीरो वेक्टर नाम से ही जीरो है, ठीक है। तो लोग whose magnitude is 0 and its direction is arbitrary। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिट्रेरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए जैसे मैंने बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जीरो वेक्टर ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वेस्ट में, क्या फर्क पड़ रहा है? जीरो तो जीरो है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? इसका रिप्रेजेंटेशन हम जीरो के ऊपर एक वेक्टर बना देंगे, ये जीरो वेक्टर होगा। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसका डायरेक्शन क्या हो? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब कहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आपका जो मन करे वो कह लो, आपका जो मन करे आप वो ले सकते हैं। इसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, एक्स एक्सिस में नहीं होगा, वाई में नहीं होगा, जेड में नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। एक्स वाई प्लेन में हो, वाई जेड प्लेन में हो, जेड एक्स प्लेन में हो, कहीं भी हो सकता है। तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज का, हालांकि वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आगे काम आएगा हमारे लास्ट तक, वो है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। इसका मतलब द वेक्टर whose magnitude is वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? वन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है इसका। देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो एक यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर हम एक कैप लगा देंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यूनिट वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर लिख लिया हमने, डिवाइड बाय क्या कर दिया? इसके मैग्नीट्यूड्स। तो ये फॉर्मूला हो गया यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो गया? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जैसे मुझे अगर कोई वेक्टर लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा? उसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट वेक्टर से। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर काम क्या कर रहा है? डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है, क्योंकि ये तो क्या है? ये मैग्नीट्यूड है और इसके साथ ये क्या होगी? डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। तो अगर हमें डायरेक्शन बतानी होगी तो हम किसका यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो यूनिट वेक्टर along x axis is, हमें लिया इसका नाम आई कैप। आई लिया है और उसके ऊपर हमने क्या बना दिया? कैप। पहचान है कि उसके ऊपर हमें क्या बनाना है? कैप बनाना है।
now unit vector along y-axis is j cap and unit vector along z-axis is k cap। तो 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, एक एक्सिस के अलॉन्ग डिफाइन कर दिए गए हैं। तो x जो है x डायरेक्शन में वो क्या है आई कैप है, y डायरेक्शन में क्या है j कैप, डायरेक्शन में क्या है k कैप है। तो इन तीनों वेक्टर्स के बारे में हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मान लो लिख दिया लेट्स से 2i कैप, तो इस वेक्टर को देख के हम बता सकते हैं कि ये जो वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 यूनिट, कुछ भी हो सकता है मीटर सेंटीमीटर जो भी है किलोमीटर, और इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, क्योंकि आई कैप ये बता रहा है हमें, ये जो आई कैप है इसमें आई कैप हमारा ये बता रहा है कि ये किसके अलॉन्ग होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि आई कैप यूनिट वेक्टर है किसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि यूनिट वेक्टर डिफाइन किसको करेगा, डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। तो a इक्वल टू हमने लिख लिया 2i कैप, इसका मतलब यहाँ पे 2 तो क्या बताता है मैग्नीट्यूड बताएगा, यानी जो यूनिट वेक्टर इससे पहले होगा वो होगा मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर किसका बताएगा वो तो डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर है? तो ये पहचान है हमारी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि यूनिट वेक्टर एक्सिस के अलॉन्ग क्या है आई कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग क्या है j कैप, और z एक्सिस के अलॉन्ग क्या है k कैप। तो 3 यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स उनको, इसके आगे फिर और ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे इसके। नाउ अब हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। अब मान लीजिए एक वेक्टर हमें दे रखा है ए ऐसा, ठीक है, और एक वेक्टर दे रखा है बी ऐसा, और हमने क्या कर दिया इनके बीच का एंगल क्या बन गया थीटा। देखो दो एंगल बने, एक तो थीटा बना है और एक बना है इसका 360 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि सर्कल में एंगल कितना बनता है 360 बनता है। तो हम किसको एंगल बिटवीन वेक्टर्स मानेंगे, तो हम इसमें एंगल वेक्टर मानेंगे थीटा को। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन द वेक्टर्स आर जॉइनिंग टेल टू टेल, कैसे टेल टू टेल, देन acute angle formed is the angle between vectors। तो वो जो acute angle बनेगा वो क्या होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। तो ध्यान रखना इसमें दो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल बनता है थीटा और एक बनता है 360 माइनस थीटा। तो हमें किसको लेना है एक्यूट एंगल को लेना है। क्लियर है? और ध्यान रखना है कि हमें वेक्टर कैसे कैसे जोड़ना है, टेल टू टेल जोड़ना है। जैसे मान लो एक वेक्टर मुझे दे रखा है ऐसा a, और एक वेक्टर लेट से मुझे दे रखा है ये b, और लेट से ये एंगल कितना दे रखा है हमें 120 डिग्री। तो देखिए हमसे पूछेगा कि क्या व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो क्या हम इसको 120 बोल देंगे। देखने में तो 120 लग रहा है, बट ये 120 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक वेक्टर तो ऐसा है और दूसरे वेक्टर को जोड़ रखा है, इसके हेड से जोड़ रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम इसमें हम पढ़ लेते हैं एक और, इसमें जो काम का चीज आ रहा है हमारा वो आ रहा है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर मतलब ये होता है ए वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलल, its value doesn't change।
एक वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इसके वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे दे रखा था ए वेक्टर थीटा एंगल पे, इसको हम चाहते हैं कि यहाँ बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पैरेलली सेम इसी एंगल पे यहाँ ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या देगा, वेक्टर सेम ही रहेगा, तो इसको हम आगे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलल, इस वैल्यू डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे हम ये करेंगे तो इस वेक्टर को उठा के हम क्या कर देंगे, आगे ऐसे शिफ्ट कर देंगे, डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे। तो देखिए अब ये पूरा क्या बन चुका है, स्ट्रेट लाइन बन चुका है। तो ये एंगल कितना होगा 60। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि अगर वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ा जाए तो एंगल बिटवीन वेक्टर कैसा होता है, जब हम वेक्टर कैसे जोड़ेंगे, टेल टू टेल जोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इनको। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स भी हमने समझ लिया, एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी पढ़ लिया हमने, और आज हमने क्या पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है। ओके अब थोड़े इसके एग्जांपल्स से करते हैं ताकि थोड़ा और हमें इसको समझ में आए वेक्टर्स के बारे में, थोड़ा डायरेक्शंस का जानकारी ले लेते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं इसमें, देखिए ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। ओके अगर मैं बात करूं आपसे या बोलूं आपको कि कोई भी पार्टिकल चल रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्या चल रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब वो पार्टिकल कैसे चल रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिर्फ अगर हमने नॉर्थ ईस्ट बोला है इसका मतलब वो ईस्ट के साथ कितना एंगल बनाएगा 45, और नॉर्थ के साथ भी एंगल कितना बनाएगा 45। ये बिल्कुल फिक्स होता है। अगर बोले हमसे कि कोई पार्टिकल ईस्ट और वेस्ट में चल रहा है, सॉरी ईस्ट और साउथ में चल रहा है, ऐसे चल रहा है साउथ ईस्ट, इसका मतलब ये एंगल कितना है 45 और ये एंगल कितना है 45। इस तरह कोई बोले हमसे किसमें चल रहा है साउथ और वेस्ट में, तो इसका मतलब ये 45 हो जाएगा और ये 45। अगर कोई बोले ये तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, और कोई बोले अगर नॉर्थ वेस्ट में चल रहा है तो इसका मतलब ये 45 और ये, तो ये वो लाइन से जिनमें पार्टिकल चलते हैं। अगर डायरेक्ट बोले नॉर्थ ईस्ट पे चल रहा है तो इसका मतलब वो ईस्ट के साथ ही 45 बना रहा है और नॉर्थ के साथ ही 45 बना रहा है। कोई बोल रहा है कि वो साउथ ईस्ट में चल रहा है, कोई एंगल वेंगल नहीं बोला है हमसे, तो हमें कितना लेना है कि वो ईस्ट के साथ ही 45 बनाएगा और वो साउथ के साथ ही 45 बनाएगा। अगर कोई बोल रहा है हमसे किसी भी क्वेश्चन में कि कोई पार्टिकल साउथ ईस्ट में चल रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल साउथ के साथ ही 45 बनाएगा और वेस्ट के साथ ही 45 बनाएगा। अगर हमसे बोला कोई पार्टिकल नॉर्थ वेस्ट में चल रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल वेस्ट के साथ ही 45 बनाएगा और नॉर्थ के साथ भी 45 बनाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, ये थोड़ा नॉर्थ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन का थोड़ा नॉलेज हो गया है हमें, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने यूनिट वेक्टर सभी पढ़े, तो आई तो होता है इधर, जे क्या होता है वाई एक्सिस के अलोंग, और के वेक्टर जो होता है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो इसको हम ऐसे बना लिया करते हैं कई बार। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा के कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के के अलोंग के कैप हो गया। उसके बाद तो देखिए अगर हमसे कोई बोले कि एक वेक्टर दे रखा है मुझे 2i कैप, इसको ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, आप एक्स एक्सिस में जाके इसको प्लॉट कर देंगे, क्योंकि आई बता रहा है कि ये कहां प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट होगा। तो इसको आप क्या कर देंगे, आप इसको ऐसे प्लॉट कर देंगे। तो वेक्टर ये इधर होगा कितना 2, समझ में आई बात। इसको लिख दो डायरेक्ट वैसे वेक्टर है, तो वेक्टर ए इक्वल टू लिख देना इसको 2i कैप। अगर हमसे बोल रहा है एक वेक्टर बी कितना है 3j कैप, तो आपको बोले कि इसको बताओ एक्स वाई जेड एक्सिस में कहां प्लॉट करोगे, तो आप सीधे इसको कहां प्लॉट कर दोगे, वाई एक्सिस में प्लॉट कर दोगे ऐसे। थोड़ा ए से थोड़ा सा बड़ा लेना क्योंकि हमने इसको क्या ले लिया है 3 ले लिया। अगर हमसे बोले एक वेक्टर दे रखा हो c,
दैट इज 2 k कैप, तो इसको प्लॉट करके दिखाओ, तो आप इसको यहाँ से ऐसे प्लॉट कर दोगे, कितना होगा ये c वेक्टर, और जहाँ पे x y z पथ करते तो आपको पता ही है वो क्या होता है, ओरिजिन 0, 0, 0। तो ये हम यूनिट वेक्टर के हेल्प से देख लेते हैं कि वेक्टर कौन से एक्सिस में होगा, आइदर x एक्सिस में होगा, आइदर y एक्सिस में होगा और z एक्सिस में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नाउ कल का जो टॉपिक होगा हमारा वो एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा, क्योंकि आज हम वेक्टर्स के बेसिक कंसेप्ट्स जो भी होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, नोटेशन वगैरह, इक्वल एंड इक्वल वेक्टर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। नाउ हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशन एंड सबट्रैक्शन। थैंक यू, आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।